गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो इसके पिछले वीडियो दिए हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हुआ असम। जो मिकिर पहाड़ी वो असम में अवस्थित है। मिरी और मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? मिरी और मिसमी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कॉमेट, त्रिशूल, नंदा देवी, गोसाई थान। तो इसका आंसर है गोसाई थान, जो भारत में अवस्थित नहीं है, बाकी शेष भारत में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है चिनाब, सिंधु, कावेरी। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है। निम्न क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश बोलते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, समुद्र उस देश के बगल में नहीं लगता हो या महासागर नहीं लगता हो। तो इसका आंसर है 22 का डी, लाइबेरिया। यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग, लाओस, चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ देश हुआ। चितवन घाटी, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी ये नेपाल में है। चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। यहाँ चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि और ये चितवन घाटी के पास है। ये राष्ट्रीय उद्यान 1917 में स्थापित किया गया था और 1984 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। किसको? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? ये रोगाणुओं का विनाश करती है। रोगाणुओं का विनाश करती है, जबकि रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका होता है? प्लेटलेट्स का। रक्त का थक्का बनाने का प्लेटलेट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार जो कहाँ पड़ती है दोस्तों? राजस्थान, अपना भारत में। हदीस क्या है? हदीस इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून। इस्लाम के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। जैसे इस्लाम में दो तरह के स्रोत है, एक कुरान है, उसके जस्ट बाद हदीस का नंबर आता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। इसका आंसर डी हुआ। अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन हसन ने। प्रसिद्ध राग गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता मीराबाई है। गीत गोविंद का रचयिता कौन हुआ? मीराबाई। इन्होंने कुल 4 ग्रंथों की रचना बरसाई, मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठ एवं राग गोविंद के नाम से किए हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा रखा था। कौन सा दुर्ग को? तो चुनार दुर्ग को 4 महीने तक घेरा रखा था हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो यह है 30 का आंसर बी, मांडला। दुर्गावती मांडला की शासक थी, जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में।
31 मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? ये सूरत को कहा जाता था। मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था, सूरत। क्वेश्चन नंबर 32 किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर ए कोलवर्ट। कोलवर्ट के आदेश पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल की स्थापना हुई। इस कोलवर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी वॉरेन हेस्टिंग्स। इन पर क्या चलाया गया था? तो महाभियोग चलाया गया था, क्योंकि इनका जो कार्य था वो अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश था। इनका पर महाभियोग चलाया गया था। 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी कहाँ से? राइट आंसर डी अवध से। अवध से 1857 भाग लेने वाली संख्या कितनी थी? 75,000 थी, जो उस समय सर्वाधिक थी, 75,000। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना, इसका आंसर होगा बी बीजी तिलक ने किया था 1880 ईस्वी। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था 1826 में। उदंत मार्तंड, इसके प्रकाशक कौन थे? तो जुगल किशोर। उदंत मार्तंड का प्रकाशक जुगल किशोर थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। किस केस में? तो काकोरी षड्यंत्र में इनको दोषी सिद्ध किया गया था। काकोरी जो डकैती हुआ था, काकोरी कांड। क्वेश्चन नंबर 38 सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइए? किसी वस्तु का ढेर होता है स्तूप शब्द का वास्तविक अर्थ, किसी वस्तु का ढेर। क्वेश्चन नंबर 39 किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्जहोम से मिला है। मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। अब क्वेश्चन नंबर 40 गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध का माँ। गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है निर्धारण। मांग और पूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसी पर कीमत निर्धारण किया जाता है। अगर मांग अधिक हो तो कीमत भी अधिक होगी, पूर्ति कम होने पर भी। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा क्या किया जाता है? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध रक्षा उद्योग से है, यानी रक्षा क्षेत्र से है डॉक्टर पी रामाराव समिति का। क्वेश्चन नंबर 44 किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। अब पहली में क्या थी? पहली में कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है?
तो पहला का था 51 5 56, तो दूसरा का होगा 56 5 61। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में किया गया था 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो उस समय इंदिरा गांधी के कार्यकाल था। और दूसरी बार 1980 में से 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। कुछ देगा क्वेश्चन में कि दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? तो 1980 में 6 बैंकों का हुआ था। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है 20। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो उपयुक्त सभी। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव और भी होते हैं, जैसे होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। अच्छा, जैसे मूल घटक हुए। ऐसे प्लाज्मा झिल्ली भी हो गया, जिसको कोशिका झिल्ली हम लोग बोलते हैं। और इसमें तो आपको पता होगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। रिकेट्स एक बीमारी है। बी, हड्डियों की। रिकेट्स किसकी बीमारी है? हड्डियों की, जो विटामिन डी की कमी से होता है। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, जबकि श्वासन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती है। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति, श्वासन के समय ऊपर की ओर। जब सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर, उच्छ्वासन फेंकने के समय। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, जिनका सीधे मस्तिष्क से जुड़ाव होता है। क्रेनियल तंत्रिका का। 52, केचुआ से क्या लाभ है? यह जमीन को उपजाऊ बना देता है दोस्तों, इसलिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, उससे चुनिए जो शेष अंग से भिन्न है। किडनी। इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, यकृत यानी लीवर, प्यूटरी ग्रंथि, और उसके बाद है पेंक्रियाज। ये सभी पाचक ग्रंथियाँ हैं। मतलब जो लीवर से निकलता है, और ये प्यूटरी ग्रंथि से पेंक्रियास, जिसको बोलते हैं अंगनाश है, इन सब से जो भी एंजाइम निकलती है वो पाचक ग्रंथि है। पर किडनी पाचक ग्रंथि नहीं है। किडनी एक फिल्टर करती है ब्लड को और गंदगी निकालती है, यानी निकालने का काम करती है, यानी उत्सर्जी ग्रंथि है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर मानव शरीर को सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में नहीं पाया जाता दोस्तों प्रोटीन। मांस, दूध, दाल, मछली, सोयाबीन, इन लोगों में प्रोटीन पाया जाता है। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि चावल में ज़्यादातर चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि घास को कीट खाएगा, कीट खा सकता है, कीट को मेढक खा सकता है, मेढक को सर्प खा सकता है, और सर्प को गरुड़, इसलिए ये राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो गरुड़ को सर्प नहीं खा सकता है, गरुड़ आसमान होता है, सर्प को मेढक कभी नहीं खाएगा, मेढक को कीट नहीं खाएगा, कीट को कभी घास नहीं खाएगा। इसी तरह से तीनों आंसर किसी न किसी तरह से रॉन्ग है। राइट आंसर हमारा ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए इसका राइट आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? जोसेफ प्रिस्टर। क्या चीज़ खोजा था? सोडा वाटर बनाने की विधि को खोजा था। कौन? जोसेफ प्रिस्टर। क्वेश्चन नंबर 58, किसी तत्व के परमाणविक
भार को किस में व्यक्त किया जाता है? इसको AMU में व्यक्त किया जाता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है तत्वों का परमाणुक भार को। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 59 का डी, 1, 2 और 3, मतलब सभी सही सुमेलित है। नींबू में कैंकर रोग होता है जो जीवाणु से, गेहूं की रस्ट रोग कवक से, और भिंडी की पीत रोग विषाणु से फैलती है। ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 60, गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता और टीन। यह गन मेटल मिश्रण है, तांबा, जस्ता, टीन का। क्वेश्चन नंबर 61, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका कटाई ही इस प्रकार किया जाता है जिससे कि इसके अंदर जो भी प्रकाश जाए वह बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो, ताकि वह खूब चमकदार बने। क्वेश्चन नंबर 62, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन देखने में उत्तल लेंस की तरह लगेगा, बॉल की तरह उठा हुआ, लेकिन जल में पानी का बुलबुला जब भी व्यवहार करेगा तो अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 63, मोबाइल चार्जर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, 1 किलोग्राम बटा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? 1 बार के बराबर, मतलब 1 बार बराबर होता है 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलो जो वजन होता है और 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा क्षेत्रफल पर अगर 1 किलो वजन डालते हैं दबाव, वो 1 बार के बराबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता घटती है। ऐसे श्यानता जैसे सब होता है क्या कि किसी भी चीज़ को एक दूसरे में आपस में सटा हुआ ना, जैसे मध वगैरह में श्यानता विशेष होती है, स्याही में कुछ कम होती है, पानी में कुछ और कम होती है। क्वेश्चन नंबर 66, कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? वातानुकूलन ये आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है, जिसको AC बोलते हैं। आर्द्रता एवं ताप दोनों नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यूसेक से जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। दोस्तों क्यूसेक से जल की बहाव का दर मापा जाता है कि प्रति मिनट कितना बहाव जा रहा है, पानी जा रहा है, वो मापा जाता है, बहाव की दर। क्वेश्चन नंबर 68, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में होता है, पर केल्विन में कभी भी ऋणात्मक में मान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 69 का डी, 1 का 3, एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ इसका हो जाएगा भूकंप, बायरोग्राफ इसका हो जाएगा वायु का वेग, सी का 3, सी का 2, एक सेकंड दोस्तों, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, सॉरी गलती हुआ, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, डी का 4, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ का हो जाएगा भूकंप, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता।
क्वेश्चन नंबर 70, बरखान स्थलाकृति का संबंध है किससे? तो ये एक मरुस्थल से है। मरुस्थल में जब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, महीन महीन बालू का रेत जब एक जगह जमा होकर अर्ध चंद्राकार बालू के टीला जैसा बन जाता है, उसी को बरखान कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्रों पर है। जैसलमेर के समीप बहुत सारे टीले बने हुए हैं, उसे बरखान कहते हैं, मरुस्थल से संबंधित है। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? 71 का आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है वन जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा। जब तीनों की सुरक्षा होगा तभी जैव विविधता का संरक्षण सही ढंग से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक, इसका राइट आंसर होगा भास्कर। ये भास्कर कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भास्कर, जिन्होंने पुस्तक भी लिखा था लीलावती। इसका लेखक है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है कहाँ? यह है कनाडा में ग्रेट स्लेव झील, जिसमें ग्रेट लग गया, लगभग झील कनाडा में मिलेगा। जैसे ग्रेट बियर झील कनाडा में है, ग्रेट स्लेव कनाडा में। ये दोनों झील याद कर लीजिए, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? तो व्यास है 12,756 किलोमीटर, परिधि हो गया 2πr, जो कि ज़्यादा होगा 40,075 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया? ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले प्लास्टिक का करेंसी नोट जारी किया ऑस्ट्रेलिया ने। 76, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस। रूस के साथ भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई? ये है जर्मनी में, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई है। इसका प्रशिक्षण 2019 में जर्मनी में किया गया। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती कीटों से नहीं होता दोस्तों। मोती जो होता है वो जलीय समुद्री जीवों से होता है, और समुद्र में भी होता है, समुद्री जीवों से भी होता है। ऐसे रेशम जो प्राप्त होता है, रेशम का कीट, शहद, मधुमक्खी, लाख, वही लार्वा से, इन लोग कीटों का ही जाति से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 78। अब 79, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा मनरेगा 2006। ये ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। यह भारत में सर्वाधिक ग्रामीण रोजगार देने वाला योजना है। सर्वाधिक ग्रामीण रोजगार देने वाला योजना है कौन? मनरेगा 2006 में आया। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन एन बोरलॉग को। ऐसे प्रथम हरित क्रांति जो 1967 से 68 में हुई थी, उसके भी जो भारत में क्या बोलते हैं लाए थे, वो नॉर्मन बोरलॉग ही थे भारत को देने वाले, पूरा विश्व को देने। भारत में एम स्वामीनाथन थे, पूरे विश्व में नॉर्मन एन बोरलॉग थे।
अब भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जो योगदान देने वाले थे तो वो थे स्वामीनाथन। और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया नॉर्मन एंड बोरलॉग को, जो 1967 में हरित क्रांति का भी प्रेरणा स्रोत रहे। थैंक यू मित्र। अगर वीडियो हमारा पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।